नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे देवरिया के समाजवाद की। देवरिया जो कि समाजवादी गढ़ माना जाता था एक समय में, समाजवादी के यहाँ पर विधायक, समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी का एक मजबूत संगठन था यहाँ पे। लेकिन कुछ वर्षों से ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस विषय पे बात करेंगे हम आज। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हैं श्री हृदय नारायण जायसवाल जी। तो आज हम उनसे जानेंगे देवरिया के समाजवाद के बारे में। प्रणाम सर। सर, आज हम आए हैं तो देवरिया की बात करने, आपसे देवरिया के समाजवाद की बात करने। तो आप कैसे, एक तो पहले अपना एक थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त दे दीजिए समाजवाद से जुड़ा हुआ जो आपका, और दूसरी चीज़ है कि एक शुरुआत आप देवरिया में किस तरीके से समाजवाद की शुरुआत देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा जी। देवरिया डायलॉग के सभी साथियों को। जी, आपने अच्छा प्रयास किया। जी। मैं हृदय नारायण जायसवाल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के विभिन्न जिला स्तर के पदों से होते हुए आज की तिथि में प्रदेश की कमेटी में सदस्य हूँ, प्रदेश कमेटी का, और देवरिया जनपद में कार्य करता हूँ। समाजवादी पार्टी सीट की दृष्टि से भले पीछे दिखाई दे रही हो, विचार की दृष्टि से और देश की जरूरत की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रही है। आप देखिए, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो जिस चीज़ की है वो ये है सामाजिक समता की, समरसता की, बंधुत्व की, और उसके लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। समाजवादी पार्टी जो आज का नाम है, इसका कालांतर में ये कांग्रेस का ही हिस्सा थी और उस समय 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल के रूप में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी और फरीदुल हसन अंसारी साहब जैसे लोगों ने मिलके इसका निर्माण किया था। आज़ाद हुआ देश 48 में, जब स्वतंत्रता के बाद 47 के बाद, तो पटेल जी ने दोहरी सदस्यता का सवाल उठाया और समाजवादी लोगों से कहा कि आप लोग कांग्रेस के सदस्य हो जाए। तो क्या पहले नहीं थे? नहीं, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। समाजवादी दल के नाम से वो लोग कांग्रेस में काम कर रहे थे। क्योंकि कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन की कांग्रेस थी, वो विभिन्न समूहों का एक तरह से आप समझ लो कि वो समुच्चय था। अच्छा, जी। वो एक पार्टी नहीं थी जी। इसीलिए बाद में गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को विखंडित कर देना चाहिए, विसर्जित कर दिया जाना चाहिए। और वैचारिक रूप से सभी लोग अपने विचार के हिसाब से दल बना रहे। तो जब पटेल जी ने ये दबाव बनाया कि समाजवादी लोगों की सदस्यता समाजवादी दल की और कांग्रेस की दोनों नहीं रहेगी, वो लोग या तो समाजवादी रहें या कांग्रेसी रहें, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में रुक गए। लेकिन जो लोग विचार के रूप से मजबूत थे और जो संघर्ष के लिए तैयार थे, उन लोगों ने अपने जो समाजवादी कांग्रेस समाजवादी दल नाम था, उसमें से सोशलिस्ट नाम था उस समय, तो उन्होंने कांग्रेस हटा दिया उसमें से। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी हो गई। वो सोशलिस्ट पार्टी आगे भी उसमें बहुत सारे टूटन हुए। प्रजा सोशलिस्ट हुई, संयुक्त सोशलिस्ट हुई, और ऐसे होते होते कांग्रेस के विरोध में उस जमाने में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया डॉक्टर लोहिया ने। फिर आगे चलते चलते सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो गई कांग्रेस के खिलाफ, और जनता पार्टी जनता दल बन गया। जेपी मूवमेंट आ गया उसी बीच में। जेपी मूवमेंट तो केवल किताब का दाम बढ़ा था छात्रों के,
फीस बढ़ी थी और मेस का खर्चा बढ़ गया था, मेस का फीस बढ़ा दिया था और उसी पर बच्चों ने आंदोलन किया और सरकार ने उनका दमन करने की कोशिश की और वो आंदोलन इस स्तर तक पहुंच गया कि इस देश में एक बड़ा बदलाव हो गया। आज अब वो स्थितियां नहीं हैं। स्कूल और कॉलेजों की हालत सरकारों ने धीरे धीरे खराब कर दिया है। तो अब जो हमारा युवा है वो देश और समाज के बारे में कम सोच रहा है। वो देश और समाज के बारे में पहले जैसा जागरूक नहीं है, सोच तो रहा है, लेकिन चूंकि उपभोक्तावादी संस्कृति में निजी लाभ प्राथमिकता में आ गया है, इसलिए सबका दिमाग अधिकतम उधर ही चल रहा है। देश सेवा, देश प्रेम, समाज के लिए काम करना, तकलीफ सहना, ये सब चीजें जरा अब मुश्किल हो गई, तो इसलिए लोग इससे दूर हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो समाजवादी आंदोलन था, वो समाजवादी आंदोलन देवरिया जिले में धीरे धीरे यहाँ भी पूरे देश में चल रहा था और मुख्य रूप से स्वतंत्रता के आंदोलन में 42 में तो जब गांधी जी ने वो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और करो या मरो का नारा दिया, तो कांग्रेस के सभी नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए। केवल समाजवादी कांग्रेस समाजवादी दल के लोग ही भूमिगत हो गए। और उस जमाने में बंबई के उस मैदान में, उसको ग्वालिया टैंक उसका मैदान उस समय बोला जाता था, इस समय कुछ नाम बदल गया है। उस मैदान में एक छात्रा अरुणा आसफ अली ने सरकार के सारे इंतजाम और प्रतिबंध के बावजूद भी तिरंगा झंडा फहरा दिया। ये किस सन की बात है? ये 42 की बात, 9 अगस्त 42 का जो आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला। उसके दौरान उसके बाद समाजवादी लोग भूमिगत हो गए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल कूद के भाग गए, लोहिया जी गिरफ्तार नहीं हुए। नेपाल की तराइयों में लोगों ने अपना अड्डा बनाया और वहां से आंदोलन का संचालन किया। तो 1942 का जितना भी आंदोलन है भारत का, वो तो सब सोशलिस्ट लोगों का आंदोलन था। कांग्रेसी तो सब जेल में थे। यहाँ भी आपके देवरिया जनपद में भी 40 में जब सत्याग्रह शुरू हुआ, तो आपके यही रामपुर अवस्थी के थे एक सीताराम आर्य, संभवतः यही नाम था, सीताराम आर्य, मैं थोड़ा विस्मृत हो रहा हूँ। सीताराम आर्य वो पहले सत्याग्रही देवरिया के, वो पहले सत्याग्रही। उसके बाद 42 में लोगों ने ताक काटना, रेल लाइन उखाड़ना शुरू कर दिया और अपने अहिल्यापुर स्टेशन पर कृष्णा राय जी, जो बाद में यहाँ एमएलए हुए समाजवादी पार्टी के, जनता दल के, उनके नेतृत्व में लोगों ने रेल लाइन उखाड़ दिया, तार काट दिए। रामजी वर्मा, जो तब पड़रौना और देवरिया एक जिला था, जो बाद में एमएलए हुए, रामजी वर्मा जी पड़रौना में, उन्होंने कसिया के पास एक झरही पर एक पुल था जिससे अंग्रेजी पलटन इस पार से उस पार आती जाती थी, उसको उन लोगों ने पुल को तोड़ दिया। तो ये सब चीजें समाजवादियों ने किया उस समय और देश आजाद हुआ। लेकिन 48 में समाजवादियों के साथ कांग्रेसी लोगों की पटरी नहीं बैठी। उस पटरी बैठने का मुख्य कारण यही था कि समाजवादी लोग समाज को प्राथमिक मान के चलते। जैसे भारत की व्यवस्था में हमारी जो राज व्यवस्था चलती है लोकतंत्र के माध्यम से, उस समय भी और पहले भी, अब राजतंत्र की बात हम लोग नहीं करते, लेकिन जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई है तो 3 बातें यहाँ महत्वपूर्ण रूप से विकास के नाम पर 3 तरह के कार्यक्रम और नीतियां चलती हैं। एक तो पूंजी प्रधान व्यवस्था है, दूसरी श्रम प्रधान व्यवस्था है, और तीसरी व्यवस्था थी जो गांधी, नेहरू और समाजवादियों की थी, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात थी। लेकिन इसमें भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। गांधी जी का कुछ अलग विचार था, जवाहरलाल जी का कुछ अलग विचार था, और ये सोशलिस्ट लोगों के कुछ विचार अलग थे। सोशलिस्ट लोगों का मुख्य रूप से असमानता को आधार बना के वो लोग सामाजिक समता के लिए प्रयास कर रहे थे।
और सामाजिक समता में उन लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात इंगित करी कि समाज में जो असमानताएं हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, रंग के रूप में, लिंग के रूप में, अर्थ के रूप में, शिक्षा के रूप में, आजादी के रूप में, गुलामी के रूप में, इन सारी चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए और ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। और दूसरी बात कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, वो मानवता के हिमायती थे। जैसे हमारे अपने यहाँ जो कहा गया है कि जियो और जीने दो, अगर सीधे सीधे कहें तो समाजवादी लोग इस बात को मानने वाले थे कि जियो और जीने दो, और वो लोग आर्थिक असमानता के तो घोर विरोधी थे। वो कहते थे, सीधे सीधे कहते थे कि भाई इस देश की आमदनी में सबकी हिस्सेदारी है। जैसे कि कहा जाता है ना, हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग ईश्वर की संतान, हम भारत माता के पुत्र हैं, तो माता पिता की संपत्ति में सभी पुत्रों का हिस्सा बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पुत्र को सब कुछ मिल जाएगा और एक पुत्र हर तरह से निहंग और लाचार कर दिया जाएगा। तो समाजवादियों का ये सीधा सीधा कहना था। मैं सीधे समझने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि उनका सीधा सीधा बात था, और वो ये कहते थे कि आवश्यकता अनुसार उपभोग और क्षमता अनुसार काम। जितनी आपकी ताकत हो काम करने की, वो काम आपको करना चाहिए, और क्षमता अनुसार काम करिए और आवश्यकता अनुसार उपभोग करिए। ये नहीं कि आप संचय करें, संचय नहीं, वो संचय के विरोधी थे। और ये हमारे धर्म ग्रंथों से आया था उनके पास, क्योंकि हमारे यहाँ अपरिग्रह को मान्यता दी गई है। किसी को भी संचय की आजादी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन कालांतर में पूंजी प्रधान व्यवस्था में संचय होने लगा। राजा लोगों ने संचय किया, औद्योगिक लोगों ने, व्यापारियों ने संचय किया, लेकिन आम जनता गरीब होती है, आम जनता गरीब होती है। एकदम सीधा सीधा सिद्धांत है। गणित में भी एक सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम का सिद्धांत चलता है सृष्टि में। ये मान्यता है कि द्रव्य अविनाशी है और वो नष्ट नहीं होता, रूप बदलता है। इसी को आधार बना के हमारे यहाँ ये कहा गया कि धन चंचल होता है, लक्ष्मी चंचला है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, स्थान बदलती रहती है। तो जब वो स्थान बदलती रहती है तो एक ही जगह केंद्रित कैसे हो रही है? तो इसी को वितरित करने का प्रयास समाजवादी लोगों ने किया। और आप देख लीजिए, अगर हम लोग अपने उन ग्रंथों को भी देखें थोड़ा थोड़ा, तो हम लोगों के यहाँ तो लंका सोने की थी ना, लंका तो सोने की थी। राजा दशरथ तो बड़े राजा थे, और दशरथ का राज्य धन धान्य में परिपूर्ण था, लेकिन उनका अयोध्या तो सोने का नहीं था। राजा जनक तो जोगी ही थे, और उनका भी जनकपुर सोने का नहीं था। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। जी, किष्किंधा का राजा बाली, कहा जाता है कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत उसकी हो जाती थी। इतना प्रतापी राजा, उसका राज्य किष्किंधा भी सोने का नहीं था। तो हमारे मनीषियों ने लिख दिया है, उसी में लिख दिया, रावण ने देवताओं के जो कोषाध्यक्ष थे कुबेर महाराज, उन्हीं को बंदी बना लिया। ठीक यही हाल हमारी सरकारों का। जो सरकार का ट्रेजरी है, जो उसको बंधक बना ले रहा है, वो अमीर हो जा रहा है, और जिसकी पहुंच वहां तक नहीं है वो गरीब रह रहा है। हम उस ट्रेजरी का ताला खुलवाना चाहते हैं, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए। और ये तभी होगा जब ईमानदार चरित्र वाले लोग, कथनी और करनी के आप भेद जिनके में न हो, वो लोग सत्ता में पहुंचे। पार्टी कोई भी हो सकती है, व्यक्ति बुरा होता है प्राथमिक रूप में। अब आप देख लीजिए, इस समय जो हम लोग क्या सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये तो राम जी के नाम पर सरकार है। राजा राम की सरकार है, और राम राज हमारे जोगी जी महाराज जी हैं, कहते हैं
समाजवाद नहीं चाहिए, रामराज चाहिए। तो भाई रामराज हम भी कहते हैं, रामराज दे दीजिए। हम लोग तो समाजवाद मानते हैं जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, यही तो समाजवाद है और यही रामराज भी है। क्योंकि तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा, रामचरितमानस में रामराज के बारे में, तो वो तो यही लिखते हैं ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं काहू व्यापा, और बैर न करहि काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो भाई अगर दैहिक दैविक भौतिक ताप भारत की किसी जनता को न रहे और किसी जनता में बैर भाव न रहे, तो यही तो रामराज है। चाहे इसको समाजवाद कहो चाहे रामराज कहो, हम तो कहते हैं आप दे दो रामे राज नाम रखो, क्या फर्क पड़ता। लेकिन आप जनता का उत्पीड़न करते हो, लोगों के साथ अन्याय करते हो, उनका नुकसान करते हो, रोजी रोजगार को संकट में डाल रहे हो और कहते हो रामराज है। कैसे मान लें कि रामराज? इसलिए इस देश का भला, इस समाज का भला समता के आधार पर ही संभव है, समाजवादी विचारों से ही संभव है। क्योंकि जो सरकारें रिपोर्ट दे रहे हैं उसको देख के बहुत जो थोड़ा भी समझदार और सोचने वाला आदमी है वो परेशान हो रहा है। ये सरकार की रिपोर्ट आई है कि इस देश में 67% घरों में दोनों टाइम ठीक से खाना नहीं बन रहा है और इस रिपोर्ट पर संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि सरकार खुद कहती है कि हम 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके मुफ्त का जिला रहे हैं। तो दोनों बातें एक साथ कंसोलिडेट हो रही हैं, तो बात तो सही है। तो जहां इतनी गरीबी बढ़ रही है, इतनी असमानता बढ़ रही है, अब आप सोच लीजिए 178 लोग हिंदुस्तान में हैं, 178 लोग इस देश की लगभग आधी संपत्ति के मालिक हैं। और अगर इन सबको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, 9% और जोड़ दीजिए उसमें, मतलब 10% आबादी भारत की अलग कर दीजिए, तो ये 10% लोग इस हिंदुस्तान की 83% संपत्ति के मालिक हैं। 90% केवल 17% में गुजारा कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि ये जो 90% हैं, या समाजवादी लोगों का कहना यह है कि ये जो 13% में जीने वाले 90% लोग हैं, वो किसी जाति के नहीं हैं, वो किसी धर्म के नहीं हैं, वो भारत के नागरिक हैं और यही पीड़ित हैं और यही पीड़िए हैं। इसीलिए समाजवादी लोग ये कह रहे हैं कि पीडीए की सरकार चाहिए, पूंजीपतियों की सरकार हमको नहीं चाहिए। अब एक कल्पना करिए, सोचिए, हम लोगों को 400 रुपये रोज सरकार को देने में परेशानी हो रही है मनरेगा के मजदूर को, लेकिन अडानी साहब 2700 करोड़ रुपया रोज कमा रहे हैं। ये कौन सी अर्थव्यवस्था हम लोग बना रहे हैं? पूंजी का जितना ही केंद्रीकरण होगा, देश में उतनी ही अधिक गरीबी बढ़ेगी, उतनी ही बेबसी बढ़ेगी, उतनी ही लाचारी बढ़ेगी, उतनी ही शिक्षा महंगी होगी, उतना ही रोजगार खत्म होगा। और ये सारी चीजें हमारे आपके सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये जाति धर्म मजहब का सवाल नहीं है, ये जीवन का सवाल है। भारत रहेगा, भारत के लोग रहेंगे तो विभिन्न तरह के धर्म मानेंगे, रीति रिवाज मानेंगे, कायदे कानून मानेंगे, अपना काम करेंगे। अगर लोग भूखों मरने लगेंगे तो पूरा समाज अशांत हो जाएगा, परेशान होगा। इसलिए इस बात को बदला जाना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले और सबको जीने का समान अवसर मिले। और यही समाजवादी लोग चाहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जैसा कि आपने रामराज जी की बात कही, आपने समाजवाद में बराबरी की जो बात कही, तो इस तरह की बातें की, लेकिन आप ही के दल के लोग, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके दल में रहते हुए रामचरितमानस के बारे में
बोलते गए, लेकिन बड़े नेताओं का कोई इसके उसमें बयान नहीं आया। इस तरीके से जो ये परिवारवाद का एक जो आरोप लगता है यादव परिवार पे, तो ये सारी जो बातें आपने कही, तो उसको जोड़ के आप इनको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो उदाहरण लोग देते हैं किसी भी धर्म की किताब से या किसी अन्य किताब से या किसी काव्य से, जी, पहली बात तो सामान्यतया जिसका उल्लेख हम लोगों के साथ रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, वो रामचरितमानस, पहली बात यह है कि वो धार्मिक पुस्तक नहीं है, वो काव्य माना गया है कानून के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से। लोक मान्यता में हम उसे धार्मिक पुस्तक मानते हैं, लेकिन वैधानिक व्यवस्था में वो काव्य है। तो काव्य है तो कवि जब रचना लिखता है तो वो पात्र गढ़ता है, अच्छे पात्र, बुरे पात्र, हर पात्र को लेके कहानी को आगे बढ़ाता है। तो बुरा पात्र जब कोई बात कहेगा तो वो बुरा ही बात कहेगा। तो अगर कोई ऐसे प्रसंग हैं तो हमें उन बहुत सी चीज़ों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों की तरफ से अपनी आँख को फेर लेना चाहिए। क्यों? इसको ये मान के कि काव्य की जरूरत के हिसाब से लिखना लिखने वाले की बाध्यता रही होगी, वो कोई नजीर नहीं है और कोई उदाहरण नहीं। लेकिन आस्था तो है। नहीं, आस्था नहीं है जी। जो जिस चौपाई का जिक्र हो रहा है, समाज की उस चौपाई में आस्था नहीं है। जैसे कोई आदमी नाराज होता है तो सामान्यतया कोई बात कह देता है। जी जी। भाई कहने को तो जब राम वनगमन का सवाल है और वो क्या कहते हैं, जब देवता लोग सरस्वती के पास जाते हैं और सरस्वती से कहते हैं कि वो तू कुछ कर कि वो उसको वन भेजा जाए राम को, नहीं तो हम लोगों का काम नहीं होगा। तो क्या कहती है? तुलसीदास तो ये भी लिखे हैं, सरस्वती क्या कहती है? देवता लोग हैं वो लोग, तो कहती है, तो तुलसीदास ही तो लिख रहे हैं कि ऊंच निवास नीच कर तूती और देख ही न सकहीं पराई विभूति। तो इसको क्या कहेंगे? वो तो देवताओं के बारे में कह रही है और देवता ही है, सरस्वती तो देवता है ना, और देवताओं को कह रही है कि तुम लोग ऊंच निवास में भले रहते हो लेकिन नीच हो, तुम लोग किसी का भला नहीं देख सकते हो। ये तो समाज का दर्पण है, हमको आपको दोनों देखना चाहिए ना। तो इसलिए किसी बुरी बात को आधार बना के किसी को कह देना मेरी समझ से उचित है। जी ठीक है, अब हमारा अपने विषय पे आते हैं हम। जैसा कि हमने बोला था कि देवरिया में समाजवाद को आप किस तरीके से, जैसे कि एक दौर था यहाँ पे, एक दौर था जब मोहन सिंह सांसद हुआ करते थे और एक मतलब प्रदेश स्तर में देवरिया को लोग समाजवादी गढ़ मानते थे। तो वो स्थिति आज के परिवेश में बदली क्यों? देखिए, बीच के काल में देखिए, पहले जो राजनीति थी जी, वो राजनीति जीवन के सवाल पर होती थी। जी। पिछले कुछ दिनों से जी। इस देश में राजनीति का पैटर्न कुछ लोगों ने बदला हुआ है। जी। और संयोग से इस देश में एक समूह ऐसा पैदा हुआ जो हिंसा में विश्वास करता था। जैसे ही देश आजाद हुआ, इस देश को पहली हिंसा गांधी की हत्या के रूप में देखनी पड़ी थी। संगठित हिंसा और राजनीतिक हिंसा के रूप में पहली हिंसा मोहनदास करमचंद गांधी की प्रार्थना सभा में इस देश को देखना पड़ा था। उस हिंसा के बाद जो इस विचार की ताकतें थीं, उनको इस देश के लोगों ने नकार दिया था और काफी दिनों तक उनको कोई रास्ता नहीं दिया। बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे करके उन लोगों ने इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा किया, धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, इंसान इंसान में भेद करना धर्म के नाम पर, और इस तरह से धीरे धीरे निगेटिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया इस देश में। पहले सकारात्मक पॉलिटिक्स होती थी,
रोजी रोजगार के लिए आंदोलन होते थे, महंगाई के लिए आंदोलन होते थे, बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आंदोलन होते थे। अब ये आंदोलन बंद हो गए। इस देश में आंदोलन होने लगे किस लिए? मंदिर बनाना है। इस देश में ये आंदोलन मतलब ये हुआ कि राजनीति को धर्म की तरफ मोड़ दिया गया, और वो केवल इसलिए मोड़ा गया कि देखिए, पुराने लोगों ने बहुत पहले हम लोगों को सावधान किया था कि बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता खतरनाक होती है। भारतीय जनता पार्टी जो आज हम लोगों के यहाँ सत्ता में है, इसने लगातार ये कोशिश की कि बहुमत का जो संप्रदाय है भारत का, उसका मानस उग्र हो जाए, सांप्रदायिक हो जाए। वो इसमें थोड़े दिनों में कुछ हद तक सफल रहे। आप देखिए, आप पुराने, हम लोग हिंदू हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। पुराने चित्र जो हम लोगों के घरों में थे, राम जी के, हनुमान जी के, शिव जी के, या किसी भी देवता के, आप उन चित्रों को याद करिए, वो चित्र कैसे हुआ करते थे। हमारे सभी चित्र, हमारे सभी मंदिरों की मूर्तियां शांत भाव की हैं। लेकिन इन लोगों ने जो मूर्तियां बनाई, जो चित्र प्रकाशित किए और चित्र प्रचारित किए, वो युद्ध के चित्र प्रचारित किए, लड़ाई के चित्र प्रचारित किए। हनुमान जी का फोटो गुस्से वाला दिखाया जा रहा है। मैंने बचपन से लेके और इनके आने तक वो चित्र कभी नहीं देखा था, और शायद आप लोग भी नहीं देखे होंगे। राम रावण युद्ध का चित्र तो देखा गया, लेकिन मंदिर के छत पर पांव रख के और भगवा ध्वज लेके खड़े राम का चित्र कहीं नहीं देखा गया। तो इन लोगों ने धर्म का राजनीतिक उपयोग किया, और धर्म के राजनीतिक उपयोग ने इस देश के मानस को प्रभावित किया, जिससे जनता ने जीवन के सवाल को दूसरे नंबर पर रख दिया और इन्हें बहुमत दे दिया। और उस बहुमत को ये लोग लगातार उसी रास्ते पर नफरत के ही माध्यम से लगातार इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कहा गया है कि गुस्से में आदमी के पास विवेक मर जाता है, हम उत्तेजना में रहेंगे तो हम सोच समझ कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये लोग देश को हमेशा उन्मादित किए रखना चाहते हैं, और इस उन्माद का ही नतीजा है। अब आप देखिए, अभी आप देख ही रहे हैं, हम लोगों के तो पार्टी की तरफ से मनाही है कि आप लोग ये चर्चा न करेंगे, लेकिन हम जो किताबों में लिखा है वही तो पढ़ेंगे। किताबों में लिखा है, जो लिखा है वो आदमी पढ़ता है। हाँ, ये है कि अपने हिसाब से उसका भाष्य करता है, डिस्क्रिप्शन होता है। तो अब इन चीजों को लेके जातीय स्वाभिमान बना के दंगा करना, झगड़ा करना, मार करना, ये कहाँ तक उचित हो सकता है? ये तो उधर से भी होता है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है। तो इन चीजों को नहीं करना चाहिए। और जहां तक जिस बात की तरफ आपका इशारा है, किसी आदमी ने, लोकसभा की एक प्रोसीडिंग है, कोई आदमी वहां जो बात कहता है तो अच्छी बुरी बातें वहां निकलती रहती हैं। जब भाषण होते हैं तो बातें निकलती रहती हैं, और लोकसभा अध्यक्ष उसमें से उनका संशोधन करता रहता है। जिस बात को लेके बवाल किया जा रहा है, उस बात को लोकसभा अध्यक्ष ने संशोधित कर दिया, उसको कार्रवाई से निकाल दिया। तो जो चीज कार्रवाई से निकाल दी गई, तो वो तो वहीं डेड हो गई, वहीं मर गई, खत्म हो गई। तो फिर उसके लिए झगड़ा करने की क्या जरूरत है? बात कहते हुए हमने कोई बात कह दी, आप भी कह देते हो, तो बात निकाल दी जाती है। तो ये तो प्रक्रिया है, और प्रक्रिया को लेकर झगड़ा, भाई आप कभी कोई बात थोड़ी बहुत इधर उधर असंसदीय शब्द आ सकते हैं, आते हैं भाई। हम लोग के वो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो उसी संसद में कह दिया 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कहे कि नहीं कहे, 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहते हैं आप। ये कांग्रेस की विधवा कह दिया उनको, तो ये सब निकाले गए। तो ये हो जाता है,
इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा देवरिया के विषय में बात करते हैं। तो आप मोहन सिंह को चाहे इस तरीके से किस तरीके से देखते हैं, क्यों? देखिए, समाजवादी लोग इस देवरिया जनपद में गरीबों के पक्ष में लड़ते हैं जी। वही बात मैं फिर कहा, गरीब के पक्ष में लड़ते हैं। यहाँ समाजवादी लोगों ने जब अकाल पड़ा तो सरकारी गोदाम के ताले तोड़ के गरीबों में अनाज बांटे, उसके लिए वो लोग जेल गए। यहाँ समाजवादी लोगों ने जमीन का वितरण करवाया, उसके लिए लाठियाँ चली, उसके लिए लोग जेल गए। जो सामंती उत्पीड़न होता था गांव-गांव में उस जमाने में, हम लोगों के बचपन में भी कम हो गया था, लेकिन अभी था। जो मजबूत लोग थे गांव के, उसमें कोई जाति बंधन नहीं था। जो ही मजबूत था, जहाँ जिस गांव में, अब कहीं लाला था, कहीं ब्राह्मण थे, कहीं ठाकुर थे, कहीं यादव थे, कहीं कुर्मी थे, कहीं सैफवाद थे, तो ये लोग बेगार कराते थे गरीब लोगों से, कमजोर लोगों से, और उनको घरों से जबरदस्ती उनको अपने घरों में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए ले आते थे और मनमानी तरीके से मजदूरी देते थे। तो इसके खिलाफ भी समाजवादी लोग लड़े। तो समाजवादी लोगों को उस जमाने से लेके इस जमाने तक, और जनता पार्टी के बाद इधर जो टूट हुई, तो इसमें सर्व समाज का, गरीब कमजोर लोगों का, सबका समर्थन प्राप्त था। और सामाजिक जो ध्रुवीकरण था, जाति और धार्मिक ध्रुवीकरण जो था, इस स्तर का नहीं था। 3 बराबर पार्टियां लड़ती थी। आप ध्यान करिए, तो उस समय 31 से लेके 35% के बीच में, 33% के बीच में लोगों की जीत हो जाती थी, सरकारें बन जाती थी। तो जितनी बार ये लोग जीते हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, या जितनी बार कांग्रेस जीती है, एक राजीव गांधी का अपवाद रहा है। इंदिरा जी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति के अतिरिक्त एक वही अपवाद रहा है। नहीं तो हर सरकार बनी है 33% के आसपास। भारतीय जनता पार्टी उस समय लड़ती थी जनसंघ के रूप में, तो उसको 5 से 7% वोट मिलता था। 2 सीट पाती थी लोकसभा में। विधानसभा में इसी देवरिया जिला में कभी कभी एको सीट नहीं पाती। धीरे धीरे उसका वोट बढ़ते बढ़ते 15-16% तक हुआ था। फिर बीच में कांग्रेस का पराभव हुआ, तो जो मतदाता खाली हुए उनका बंटवारा हुआ, और उस खाली मतदाताओं के बंटवारे में 3 पार्टियां खड़ी हो गई मजबूती से। एक बहुजन समाज पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहा है, ये खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी ने सरकार भी बनाई। एक बार 28% पर सरकार बनी, एक बार 31% पर सरकार बनी, और 36% पाके सरकार से बाहर हो गई। 36% पाके सरकार से बाहर हो गई। उत्तर प्रदेश में 1% वोट घटने बढ़ने पर 50 सीट का अंतर हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को हवा दी, उसमें उनको धर्म का लाभ मिल रहा, लेकिन ये लाभ धीरे धीरे घट रहा। समाजवादी पार्टी का मतदाता समूह पिछले समय से लेके अब तक आते आते लगभग 11% बढ़ चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग इनके एकदम पीठ पर खड़े थे, और उत्तर प्रदेश में तो हरा दिया, आपके सामने है। उनको 33 सीटें मिली, और समाजवादी पार्टी को अकेले 37 सीटें मिली। तो यहाँ तो हार गए ना। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी का वोट नहीं है, या यहाँ समाजवादी पार्टी हार जा रही है, ये उचित नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी उनकी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में आप देख ही रहे हो, संवित की सरकार एक तरह से है, उनके 2 लोगों के सहयोग से सरकार चल रही है। तो जनता धीरे धीरे जीवन के सवाल को सोचने लगी है। बेरोजगारी सबके घर में है, और इधर जो इनके काम हुए उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी है। मैं गया था बनारस और इलाहाबाद, मैं अयोध्या तो नहीं जा सका अभी तक,
बनारस में मुझसे कई लोग मिले, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। देखिए हमारे समाज में गरीबी हर समाज में, हर जाति बिरादरी में, पुरोहित वर्ग का भी एक तबका ऐसा है जिसका जीवन केवल मंदिर पूजा पाठ से ही चलता है और उनकी बहुतायात तीर्थों में है। गांव में तो एक आध घर कोई होगा, लेकिन तीर्थों में उनकी संख्या बहुत है। और बनारस में मैंने उन लोगों की तकलीफ और उनकी परेशानी अपनी आंखों से देखा है और उनके गुस्से को मैंने देखा है। 1000 से अधिक पारिवारिक मंदिर जो छोटे छोटे अपने घरों में वो लोग रखे थे, जिसमें लोग पूजा करते थे और जिसके चढ़ावे से उनका घर चलता था, उसको सरकार ने कॉरिडोर के नाम पर तोड़वा दिया है। औरंगजेब का नाम हम लोग लेते हैं, लेकिन शायद हिंदुस्तान में जितना मंदिरों को औरंगजेब नहीं तोड़ा होगा, अकेले उससे अधिक बनारस में मोदी जी ने तोड़वा दिया है। और यही हाल इलाहाबाद में। अच्छा, कुंभ स्नान किया आपने? हाँ, यही हाल इलाहाबाद में। मैं उसके पहले भी गया हूँ और इलाहाबाद में चूंकि मेरा लड़का डॉक्टर है तो मैं जाता रहता हूँ। एक बहू डॉक्टर है वहाँ और लड़का डॉक्टर था वहाँ, अब वो चला गया है आगरा, उसमें मेडिकल कॉलेज में, तो इसलिए तो वहाँ मैं जाता रहता हूँ और वो वहाँ भी मंदिर ऐसे ही तोड़ी गई हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखो, आप रोजगार तो दे नहीं सकते हो, अगर सामाजिक सेटअप में कोई चीज ऐसी बनी हुई है जिससे कुछ लोगों का जीवन चल रहा है, तो आप उसे क्यों उजाड़ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम मंदिर तोड़ने की शिकायत नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे समाज में किसी का जीवन उसके पारिवारिक मंदिर से, छोटे मंदिर से चल रहा है, वो जी रहा है, उससे उसका जीवन चल रहा है, तो आप उसको बेदखल क्यों कर रहे हो, उसको उजाड़ क्यों रहे हो? इसी तरह से अगर कोई गरीब आदमी गांव में कहीं बसा हुआ है, झोपड़ी डाला हुआ है, 1-2 डिसमिल जमीन लिए हुए है, यही ना लिए है, वो गरीब है तभी तो ऐसी जमीनों पर बसा है, उसके पास जमीन नहीं है और वो भी जमीन उस गांव के किसी जमींदार ने या उस गांव के किसी बड़े आदमी ने उसको कह के वहां बनवाया है। ठीक है, उस आदमी की जमीन कभी रही होगी जमींदारी के समय, जमींदारी उन्मूलन हुआ, वो जमीन सरकार की हो गई। अब इसका लाभ लेके आप उसको बेदखल कर रहे हो, उसको उजाड़ रहे हो, तो ये तो अन्याय है। उस जमींदार के साथ भी अन्याय है और उस गरीब के साथ भी अन्याय है। तो भाई, सरकार बनाई जाती है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उत्पीड़न के लिए नहीं। और हमारी सरकारें गरीब को कभी प्राथमिकता पर ले ही नहीं। खुली बात मैं कहता हूं कि 2 चीज आप फ्री कर दीजिए ना, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दीजिए, आप सब कुछ खत्म कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये शिक्षा स्वास्थ्य नहीं फ्री करेंगे। आप जानते हैं 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं दवा कराने के नाम पर। इस देश में दवा कराने के लिए हमारे आप जैसे परिवार के लोग, अगर एक आदमी घर में कोई सीरियस बीमार हो जाए तो वो गरीब हो जा रहा, गरीबी रेखा के नीचे चला जा रहा। सरकार खुद कह रही है कि 5 करोड़ लोग हर साल इन असाध्य बीमारियों से पूरे भारतवर्ष में गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा उपकार आप कर देते। कम से कम 5 करोड़ लोग तो रोज गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाते, वो बचने लगते तो तरक्की कर जाते। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, हमको पढ़ा देते, हमको ये छूट दे देते आने जाने की, आप वीजा में रोक लगा देते हो। हम कहते हैं हम नहीं पढ़ पाए तो इसमें हमारा क्या अपराध है, हमारे घर की हालत खराब थी, हम नहीं पढ़ पाए। आप कहते हो हाई स्कूल पास नहीं है तो आपको पासपोर्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? तो हाई स्कूल पास नहीं हो तो एमपी बन जाओगे, और हम हाई स्कूल पास नहीं है तो हम पासपोर्ट नहीं पाएंगे। ये तो अन्याय है। अच्छा, आज के विषय में हम देख रहे हैं जैसे कि अभी तो देवरिया में विकास की लहर जो कही जाती है वो चल रही है। हाँ। आपके देवरिया में मेडिकल कॉलेज आ गया, रोडों का जाल दिखाया जा रहा है, जल जीवन मिशन दिखाया जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कि किसी दिन आप हमारे साथ टाइम दीजिए। जी जी। मैं जितना इनका जल जीवन मिशन का टंकी है जी, और जितना अमृत सरोवर है, जी, अधिक की तो बात नहीं करता। मैं देवरिया विधानसभा में आपका दौरा करा दूंगा और कहीं भी टंकी में पानी नहीं है
और किसी भी अमृत सरोवर में आधे से अधिक में तो एक बूंद पानी नहीं है और आधे में घुटने भर का भी पानी नहीं है। तो इस अमृत सरोवर से और इस जल योजना से इस देश को क्या फायदा हुआ? हाँ, 22,000 करोड़ रुपए की लूट जरूर हो गई। और जो आप मेडिकल कॉलेज दिखा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार की देन थी और उसमें समाजवादी सरकार में, अखिलेश की सरकार में, उन्होंने जब इस मेडिकल कॉलेज को पास किया तो उन्होंने लिखा था राजकीय मेडिकल कॉलेज। और उनके पास चूंकि अंतिम था, वो भी इसीलिए अंतिम दौर में हुआ था, तो टोकन मनी के रूप में 1 रुपया बजट अलॉट हुआ था, जिससे सरकार इसको कैंसिल ना कर पाए। शायद अगर वो 1 रुपया टोकन मनी नहीं अलॉट होता तो ये मेडिकल कॉलेज नहीं बना होता। लेकिन चलिए, इन्होंने बनवाया, इसके लिए इन लोगों को बधाई। लेकिन इन लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज को, आप कभी जाके वहां पढ़िएगा, उसके बोर्ड पर सीधे लिखा है स्वशासी मेडिकल कॉलेज। जो राजकीय मेडिकल कॉलेज था वो स्वशासी हो गया। ये शब्दों के जादूगर लोग हैं, शब्द ऐसा रखेंगे। अभी बताइए, इलाहाबाद में ये अमृत स्नान कराने लगे, हमारे घरों पर अमृत जल छिड़कवाने लगे और कोविड से लोग मरने लगे। उस कंपनी वाला स्वीकार कर रहा है कि हमने गलती कर दी। सभी डॉक्टरों की रिपोर्ट आ गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ गई। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रचार करके और जबरिया पूरे देश को वो कोविशील्ड लगवाया, तो उससे मरने वालों की जिम्मेदारी भी तो उनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कोविशील्ड की फोटो तो उनकी लगी, हम लोगों को जो कार्ड मिल रहा था उस पर तो वो अपनी फोटो हम लोगों को दे रहे थे, और हम मर रहे हैं तो हमारे मरने की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी समझ से इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, लेकिन ये जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। तो ये हालत है हम लोगों की राजनीति ऐसी हो गई है कि हमारे देश का राजनेता किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी जनता की। और इसी नाते हम लोग परेशान हैं। पुराने जमाने में आप देखिए, एक रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। आज रोज रेल दुर्घटना हो रही है, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। तो ये जो सब चीजें हैं ना, नैतिकता का बड़ा ह्रास हो रहा है। कहने को हम चाहे कितना हूं कहते हो कि हम नैतिक हो गए हैं, हमारा शासन धर्म का शासन है, तो भाई धर्म का शासन है तो अन्याय क्यों? लड़के, आप देखिए, हम लोगों को याद है वहां कहाँ ऋषिकेश में एक सम्मेलन था, तो बच्चे गए थे, स्कूल के विद्यार्थी। उसी समय सीपी गुप्ता यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, चंद्रभान गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे। कुछ फीस उस बढ़ गई थी, तो सीपी गुप्ता जी जिस सड़क से जा रहे थे उसको सड़क को लड़कों ने जाम कर दिया। जब उनकी गाड़ी गई वहां, तो पुलिस वाले लोग खड़े थे आगे, और उन्होंने कहा कि हटा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, क्यों हटा दोगे, बैठने तो हमारे बच्चे हैं, बैठे हैं। वो गाड़ी में से उतरे, उन बच्चों के बीच में गए, उनसे बात किया, उनसे उनकी बात सुना, और उनसे कहा 5 लोग इसमें से आ जाना लखनऊ, और अपनी सारी बात हमको लिख के दे देना, हम तुम्हारा काम कर देंगे। वो बच्चे चंद्रभान गुप्ता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वहां से चले गए। हमारे सरकार के लोग क्या करते हैं, अगर कोई एजुकेशन कर दे, कोई बेरोजगार आदमी कह दे रहा है कि हमको रोजगार दे दो, तो आप पुलिस लगा के पिटवा दे रहे हो। किसान कह रहा है कि साहब हमको एमएसपी दे दो, तो आप सड़क पर कील ठोकवा दे रहे हो। भाई, लोक लाज से लोकतंत्र चलता है, लोक लाज से लोकतंत्र चलता है, जबरदस्ती नहीं चलता। आप जन की बात नहीं सुनोगे, खाली मन की बात सुनाओगे, ये कैसे चलेगा? अभी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारत में मतदान की व्यवस्था से सरकार बदलने की व्यवस्था है, तो लोग 5 साल इंतजार करते हैं तकलीफ सह के। अगला चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, इनके दिन लगते जा रहे हैं, ये खत्म होने वाले लोग हैं, क्योंकि इस देश का नौजवान इनको नहीं रखना चाहता है। कितने सीट ला रहे हैं आप लोग 27 में? देखिए, सीट
लाने की ले जाने की बात नहीं अभी हो रही है, क्योंकि सीट की बात अभी से नहीं कही जा सकती, लेकिन इतना तय है कि इनकी सरकार नहीं है जी। सीट की बात हम लोग उस समय बता देंगे आपको जी, लेकिन अभी नहीं जी जी। आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे, और आपके प्रश्नों को हम अन्य पार्टी के नेताओं से मैं रखूँगा उनके सामने, तो हम प्रयास करेंगे कि आपके कुछ प्रश्नों का जवाब मिले अपोजिट पार्टी से। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।